नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रोहित तिवारी। एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ द करंट अफेयर शो के साथ। आज 16 मई 2024 है। आज बातचीत करेंगे कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जो कि हम द हिंदू एनालिसिस रोज आप लोगों के सामने लेकर आते हैं। ठीक है, तो हम लोग अपने द हिंदू एनालिसिस में क्या क्या आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है फ्री पीडीएफ मटेरियल। ठीक है, यूपीपीसीएस और यूपीएससी के लिए प्री प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस आंसर राइटिंग में कराई जाती है। ठीक है, तो चलिए चलिए आज के आर्टिकल्स के बारे में जान लेते हैं। कौन कौन से आर्टिकल के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग मोटापे से संबंधित कुछ समस्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे बहुत ज़्यादा मोटापा होने की वजह से कोलोरेक्टल कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एक स्टडी से पता लगा है, जो कि GS3 का पार्ट हो सकता है, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3। ठीक है, उसके बाद 300 लोगों को जो बाहर से आए थे, 300 लोगों को जो है इंडियन सिटीजनशिप का जो है सर्टिफिकेट दे दिया गया, सर्टिफिकेट उनको मिल गया है, तो उस बारे में भी बातचीत की जाएगी। ठीक है, अब वो इंडियन सिटीजन बन गया। ये भी GS पेपर सेकंड का पार्ट है। ठीक है, GS पेपर सेकंड, जिसमें हम लोग इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बातचीत करते हैं। उसके बाद तीसरा आर्टिकल है हमारी जो आर्मी है वो इग्लायस एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो खरीदने के एकदम से मतलब नया बैच मंगाने वाली, नेक्स्ट बैच ऑफ शोल्डर फायर्ड इग्लायस, मतलब इनको शोल्डर से, आपको कंधे से फायर कर सकते हैं इग्लायस एयर डिफेंस सिस्टम में, जो कि GS पेपर सेकंड और थर्ड दोनों का पार्ट है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का भी पार्ट हो सकता है, स्पेस टेक्नोलॉजी और सॉरी डिफेंस टेक्नोलॉजी, और ये सेकंड पेपर का भी हिस्सा हो सकता है GS के। ठीक है, ये पूरा मामला है इसके बारे में। और फिर एक श्रीलंका में भारत ने 2016 में एम्बुलेंस सेवाएं गिफ्ट की थी, उसके बारे में बातचीत करेंगे। वो इस समय समस्याग्रस्त है, उसमें फंडिंग की कमी हो गई है, तो इंडिया गिफ्टेड एम्बुलेंस सर्विस इन श्रीलंका नीड ऑफ सपोर्ट, मतलब उसको सपोर्ट की जरूरत है। ये जिस पेपर सेकंड का पार्ट है, इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित मामला है ये। तो चलिए पहले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का पहला आर्टिकल है, भारत में ये भारत सरकार ने तकरीबन 300 लोगों को जो है सर्टिफिकेट दे दिया है सिटीजनशिप एक्ट का, जिसको हम बोलते हैं CAA। ठीक है, CAA एक्ट 2019 जो आया था, उसके तहत जो है एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा, किया गया है, जिसके थ्रू, जिसके द्वारा वो सारे लोग जो है इंडियन सिटीजन बन गए हैं। ठीक है, ये माइग्रेंट थे। कहाँ कहाँ के माइग्रेंट हो सकते हैं, ये पाकिस्तानी भी हो सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान से भी आए थे, जो कि दिसंबर 2014 से पहले अगर भारत में आ गए तो उनको ये सिटीजनशिप, ये सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में समझिएगा। इसमें बस इतना ही आपको समझना है कि 300 पीपल हु अप्लाइड अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 2019, ठीक है, उनको क्या किया गया है, उनको सर्टिफिकेट दिया गया है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि CAA क्या है। ठीक है, व्हाट इज CAA, इसको समझिएगा। द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 एम्स टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स, मतलब ये व्यक्तियों को प्रोटेक्ट करता है, ऐसे व्यक्तियों को ये प्रोटेक्ट करता है जो कि बाहर से आए हैं, खास करके किसी रिलीजियस परसिक्यूशन, मतलब कि धार्मिक रूप से अगर इनका उत्पीड़न हुआ है। ठीक है, धार्मिक रूप से उत्पीड़ित जितने भी व्यक्ति अगर भारत में शरणार्थी के रूप में आए हैं, तो उनको जो है भारत का नागरिक बनाने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक प्रकार से उनको एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। ठीक है, जैसे कि इलीगल माइग्रेशन होता है। इलीगल माइग्रेशन मतलब किसी दूसरे देश से आप किसी और दूसरे, जैसे आप मान लीजिए एक कंट्री है, इस कंट्री से आप बी कंट्री में चले गए बिना किसी लीगल पासपोर्ट या वीजा के, उसको हम बोलते हैं इलीगल माइग्रेशन। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे होता है कि किसी दूसरे देश में जो धार्मिक या जनसांख्यिकीय स्तर पर असर पड़ता है। ठीक है, तो टू बी एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप, जैसे सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल होने के लिए अगर उनको भारत का नागरिक बनना है, तो उनको भारत में 31 दिसंबर 2014 से पहले एंट्री करनी होगी। या तो वो 31 दिसंबर 2014 तक एंट्री करेंगे, या तो उससे पहले भारत में एंट्री करेंगे, तब उनको सिटीजनशिप प्रदान करने की जो प्रोसेस है, जो सिटीजनशिप प्रदान करने की सर्टिफिकेट है, उनको प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ये मामला है पूरा। आगे समझिएगा कि एक एक्ट था सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है, ये क्या कर रहा था, ये कुछ नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं जो कि पाकिस्तान,
बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ठीक है, इनको इंडियन सिटीजनशिप प्रदान करने की एक प्रक्रिया थी, एक एक्ट था। उसी के थ्रू जो है इनको इंडियन सिटीजनशिप प्रदान किया जाता था। जैसे कैसे किया जा सकता था? एक तो रजिस्ट्रेशन होता है कि उनका रजिस्ट्रीकरण किया जाए। दूसरा नेचुरलाइजेशन, मतलब थोड़े देर तक, थोड़े टाइम, एक समय दिया गया कि हाँ इतने समय तक अगर आप भारत में निवास करेंगे तो आपको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। जैसे कौन कौन से स्टेट थे? गुजरात थे, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, दिल्ली एंड महाराष्ट्र, ठीक है। इन सारे स्टेट में ये रजिस्ट्रीकरण या नेचुरलाइजेशन के थ्रू जो है इनको नागरिक बनाया जा सकता है, ठीक है। अब मेन सवाल है, हाउ कैन माइग्रेंट्स अप्लाई फॉर सिटीजनशिप? मतलब जो माइग्रेंट बाहर से आए, खास करके पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान आसपास के क्षेत्र से जो लोग माइग्रेंट्स आए, खास करके नॉन नॉन मुस्लिम लोग हैं, नॉन मुस्लिम, ठीक है, नॉन मुस्लिम लोग हैं जो वहां से आए हैं भारत में, उनको किस प्रकार से सिटीजनशिप के लिए उनको अप्लाई करना होगा, क्या प्रोसेस है उनके अप्लाई का? तो इसमें बताया गया है कि जो गृह मंत्रालय ने एक पोर्टल तैयार किया है ऐसे एप्लीकेंट्स के लिए, इनकी सुविधा के लिए पोर्टल तैयार किया है, जिसमें जिस साल ये सारे एप्लीकेंट्स भारत में एंट्री करते हैं, बिना किसी प्रॉपर डॉक्यूमेंट के, बिना किसी कागज के, ठीक है, इनको बताना पड़ेगा कि हाँ हम लोग भारत में इसी साल आ गए, ठीक है। और एप्लीकेंट से जो है किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा। ये भी एक बात है, उनको परेशान नहीं किया जाएगा कि आप ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आपको हम एप्लीकेंट नहीं मानेंगे, आपको सिटीजनशिप एक्ट का सर्टिफिकेट नहीं देंगे। उनको किसी प्रकार का जो है उनसे डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। दूसरा मामला समझिएगा, एक और चीज समझिएगा, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल समझ लेते हैं। ये समझिएगा कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, ये 20 जनवरी 2020 को लागू हुआ था, ठीक है। और इसका विरोध भी हो रहा था, सीएए जो है इसका बहुत बड़ा विरोध हुआ। आपने देखा होगा देश के बहुत सारे हिस्सों में आंदोलन हुए, ठीक है, बहुत सारे विरोध आंदोलन हुए, बहुत भयंकर स्तर पर जो है इसका विरोध हुआ। अब विरोध का जो आधार था वो क्या था? इसमें ये बोला गया था कि जो मुस्लिम है, मुस्लिमों के लिए यह एक्ट जो है वह विभेदनकारी है, विभेदकारी, क्योंकि देश में मुस्लिम तकरीबन 15% है, तो 15% मुस्लिमों के साथ एक प्रकार से यह अन्याय है। लेकिन गवर्नमेंट ने इसका ये कौन विरोध कर रही थी? जो पार्टीज थी, जो विरोधी पार्टीज थी बीजेपी की, खास करके कांग्रेस, कांग्रेस जो है इसका बहुत भयंकर विरोध कर रही थी। उनके विरोध का आधार था कि मुस्लिमों के लिए एक प्रकार से विभेदनकारी, उनके साथ क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट, सरकार ने क्या रिप्लाई दिया? सरकार ने बोला कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान ऐसे देश हैं जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी है, ठीक है। तो ऐसे देश हैं जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी है, तो उनको अपना देश छोड़कर किसी और देश में, खास करके इंडिया जैसे देश में, उनको क्यों जाना है, ठीक है। वो क्यों जाएंगे? अगर उनकी मेजोरिटी है तो मैक्सिमम चांस है कि अगर वहां मेजोरिटी में है ये, तो इनके साथ विभेद नहीं हो सकता। तो इसलिए ऐसा रूल बनाया गया कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान आदि देशों से जो नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी हैं, उनको भारत में, अगर वो भारत में इलीगल रूप से आते हैं 31 दिसंबर 2014 से, 31 दिसंबर 2014 से पहले आते हैं भारत में, तो उनको जो है एक प्रकार से सिटीजनशिप दिया जाएगा, ठीक है। उसका मेन आधार ये था, क्योंकि जो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज है, खास करके अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वहां पर मुस्लिमों को लिए किसी प्रकार की समस्या है ही नहीं। जो मेन समस्या है तो वो तो नॉन मुस्लिम्स है, जैसे कि जैन हो गए, ठीक है, जैन हो गए, बौद्ध धर्म वाले हो गए, हिंदू हो गए, ठीक है। आप ये समझिएगा कि जो ये 300 सर्टिफिकेट जो दिया गया है, 300 लोगों को जो सर्टिफिकेट दिया गया, उसमें अधिकतर पाकिस्तान के लोग थे। और पाकिस्तान के कौन लोग थे? पाकिस्तान के हिंदू लोग थे। आप सोचिएगा, सर्टिफिकेट किसको दिया गया? आप पेपर पेपर देखिए, पेपर में साफ साफ लिखा है कि सोर्स से पता चलता है कि जो जितने लोगों को सिटीजनशिप दी गई, जिनको सर्टिफिकेट दिया गया, सीएए सर्टिफिकेट जिन लोगों, जिन 300 लोगों को प्रदान किया गया, उसमें अधिकतर हिंदू थे। और अधिकतर हिंदू कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे। इसका मतलब पाकिस्तान में हिंदू की स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए तो भाग के भारत में आए। तो ये पूरा जो एक्ट बनाने का मेन पर्पस था, ऐसे नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी जो अन्य देशों में जिनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है, खास करके धार्मिक आधार पर, वो भारत में अगर आ रहे हैं माइग्रेशन करके, तो उनको एक प्रकार से जो है सिटीजनशिप दिया जाएगा। ये पूरा मामला था। और इसका विरोध इस आधार पर हो रहा था कि इन सारे जितने भी कम्युनिटीज थे, जितने भी रिलीजन थे, उसमें मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया था, ठीक है। तो जिन देशों से इनको बुलाया जा रहा है वो सारे देश भी तो ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी है, तो इनको किसी प्रकार की समस्या होने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है।
ये पूरा आपका मामला है। अब चलिए अगले आर्टिकल पर चलते हैं। देखिए क्या कहते हैं, ये वाला जो आर्टिकल है इसमें बताया जा रहा है कि जो भारत की आर्मी है वो इग्ला एस एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो जो है अब रिसीव करने वाली है, ठीक है, वो बस खरीद लेगी या खरीदने वाली है, सेट टू रिसीव, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो इग्ला एस एयर डिफेंस सिस्टम है इसका पूरा मतलब क्या है, ये एक वेरी शॉर्ट मतलब बहुत कम रेंज की वेरी शॉर्ट एयर डिफेंस सिस्टम है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। इसका मतलब ये मई या अगले नेक्स्ट मंथ में हम लोग इसको खरीद लेंगे, ठीक है, ये बात समझिएगा। वेरी शॉर्ट रेंज, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मतलब बहुत कम दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम है ये, ठीक है, और ये भारत खरीदने वाला है, ठीक है। और एक बात और समझिएगा कि दूसरे डेवलपमेंट के तहत अगर देखा जाए तो रिसोर्सेज से ये कंफर्म हुआ है कि भारत और रसिया के बीच में जो समस्या आ रही थी वो समस्या मेन थी पेमेंट की, ठीक है, पेमेंट इशू था, तो उसके रिजॉल्व हो जाने के बाद ये फाइनल हो गया, ठीक है। और जो इग्ला एस सिस्टम है उसके बारे में भी हम बहुत डिटेल में बातचीत करेंगे कि ये आखिर कौन सा सिस्टम है। इसमें आपको मेन समझना होगा कि भारत जो है अब इग्ला एस एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने वाला है, अगले ही मंथ में ये खरीद लेगा, ठीक है। और इसमें जो है भारत की जो अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है उसका भी बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। आगे चलिए समझते हैं थोड़ा सा इग्ला एस डिफेंस सिस्टम के संबंध में बातचीत देखते हैं। देखिए न्यूज क्या है, इंडियन आर्मी हैज रिसीव्ड द फर्स्ट बैच ऑफ 24 रसिया मेड इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है। अच्छा, along with 100 मिसाइल मतलब 100 मिसाइल के साथ, सॉरी 100 मिसाइल्स के साथ भारत जो है 24 रसिया मेड इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है, ठीक है। और एक बड़ी डील का हिस्सा है जिसमें इंक्लूड डोमेस्टिक प्रोडक्शन इन इंडिया, मतलब इसमें ये भी शामिल किया गया है कि भारत इन सारी हथियारों का डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी करेगा, जिसमें मैंने आपको बताया अडानी जो है इंडस्ट्रीज है वो भी शामिल है, भारत डोमेस्टिक इसका प्रोडक्शन करेगा। अब प्रोक्योरमेंट डिटेल मतलब खरीदने जो भारत ने ये प्रोक्योरमेंट किया जो खरीदा है उसका क्या है, अगला सिस्टम जो है वो भारत की इंडियन आर्मी के जो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज है उसको बढ़ाने का काम करती है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं वी सॉर्ड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है। इससे क्या होगा, भारत कम दूरी पर, जैसे अगर कम दूरी पर लड़ाई करनी होती, कम दूरी पर कुछ गोला दागना होता है या कोई फायरिंग करनी होती है तो उसके लिए क्या होता है, उसमें बड़े व्हीकल्स काम नहीं आते, बड़े जो रेंज की मिसाइल्स होती हैं वो काम नहीं आते। अगर छोटे रेंज पर आपको दागना है, गोला दागना है तो उसके लिए आपको इग्लास जैसे सिस्टम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब थोड़ा इग्लास सिस्टम को समझिए, पोर्टेबल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम क्या है, ये सभी प्रकार के एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर में इस सिस्टम में बैठने के लिए इसको वो किया गया है, डिजाइन किया गया है, ठीक है। और दूसरा देख लीजिए किस तरीके का सिस्टम है, इसको आप इसको आप कंधे पर उठाकर भी दाग सकते हैं, ठीक है। और इसका रेंज क्या है, इसका फायरिंग रेंज है 500 से 6000 मीटर तक। और कितने एल्टीट्यूड तक ये, कितने एल्टीट्यूड तक इसे दागा जा सकता है, 10 से 3500 मीटर तक एल्टीट्यूड तक, ठीक है। और नो मोर देन 12 सेकेंड मोबाइल टू कम्बैट पोजीशन ट्रांजिशन टाइम है इसका, ठीक है, 12 सेकंड से ज्यादा ये ट्रांजिशन टाइम नहीं है। नो मोर देन 5 सेकंड रेडी टू स्टार्ट टाइम ये, मतलब अगर अब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो 5 सेकंड में स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये टारगेट स्पीड क्या है, इसकी स्पीड जो है ये 400 मीटर पर सेकेंड इतनी स्पीड से ये चलती है, ठीक है। और अप टू 320 मीटर पर सेकेंड पर ये कोर्सेज या जहां इसको दागना होता है उसको कैच कर सकती है, ठीक है। ये मामला आप समझिएगा पूरा। आगे देखिएगा, होमिंग हेड टाइप, ट्रैकिंग, पैसिव, थर्मल, बाइस्पेक्ट्रल, ये सारे प्रकार की तकनीकियों से लैस है, ठीक है। आगे समझिएगा, अब इग्लायस के बारे में थोड़ा समझिए, इसका पूरा डिटेल समझिए। यह एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, मैन पोर्टेबल मतलब आदमी अपने कंधे पर इसको लेकर आगे बढ़ सकता है। आप इस फोटो में देख भी रहे होंगे कि एक रशियन कॉप है, रशियन आर्मी है जो अपने कंधे पर जो है इग्ला सिस्टम को लेकर चल रहा है, ठीक है। और ये डिफेंस सिस्टम किसने डेवलप किया, ये डिफेंस सिस्टम रशिया ने डेवलप किया, ठीक है।
इट इज नोन इन द वेस्ट एज SA-24 ग्रिंच, मतलब पश्चिम में वेस्ट साइड में इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं SA-24 ग्रिंच, ठीक है। और ये सर्विस में रशियन आर्मी के सर्विस में 2004 में आया था, ठीक है, ये भी समझिएगा। इट इंटर्ड सर्विस विद द रशियन आर्मी इन 2004। और एक बात और समझिएगा, यह फायर किया जा सकता है बाय एन इंडिविजुअल, मतलब किसी एक व्यक्ति, किसी एक आर्मी मैन द्वारा ये फायर किया जा सकता है, और कई मेंबर्स के द्वारा और क्रू के द्वारा फायर किया जा सकता है। ब्रिंग डाउन एन एनिमी एयरक्राफ्ट, जैसे मान लीजिए आप सपोज करिए कि ऐसे हवा में कोई एयरक्राफ्ट उड़ रहा है, ठीक है, और नीचे एक आदमी है जो ईगला से अगर फायर करेगा तो एयरक्राफ्ट क्या हो जाएगा, एयरक्राफ्ट बर्स्ट हो जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है, ये सिस्टम है इसका। और इसकी जो कैपेबिलिटी है ब्रिंगिंग डाउन लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, जितनी भी निचले स्तर पर उड़ने वाली जो एयरक्राफ्ट होती हैं, जिनको हम बोलते हैं लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, उनको मार गिरा सकता है, ठीक है। और ये क्या कर सकता है, यह एयर टारगेट को आइडेंटिफाई भी कर सकता है, उनको न्यूट्रलाइज कर सकता है। आइडेंटिफाई मतलब पहचान लेगा, और उनको न्यूट्रलाइज, अगर उनके पास कोई वेपन होगा, कोई हथियार होगा, तो इसको क्या बोल देगा, खत्म कर देगा, उदासीन, न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। जैसे क्रूज मिसाइल हो गया, ड्रोन्स हो गया, उन सबको न्यूट्रलाइज कर सकता है, ठीक है, मार गिरा सकता है उनको, ठीक है। तो एक बहुत ही बेहतरीन हथियार है ये। अगर भारतीय आर्मी में इसको शामिल कर लिया गया तो ये बहुत ही काम का साबित हो सकता है, खास करके ऐसे एरिया में जहां पर बड़े मिसाइल्स का आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये काफी महत्वपूर्ण भारत के लिए डील है, ठीक है। अब इसकी फीचर क्या है, ये कॉम्बैट इक्विपमेंट, मतलब इसमें कॉम्बैट इक्विपमेंट शामिल है, जैसे कि 9M342 मिसाइल शामिल है, जिसमें 9P22 लॉन्चिंग मैकेनिज्म शामिल है, ठीक है। और इसके साथ साथ एक मेंटेनेंस इक्विपमेंट है, मतलब इसके मेंटेनेंस के लिए, जिसमें भी 9V8662 मोबाइल टेस्ट स्टेशन एंड द 9F7192 टेस्ट सेट, ठीक है। इसका जो रेंज है वो काफी अच्छा है, काफी इफेक्टिव है, काफी प्रभावी रेंज है, जो कि मैंने आपको बताया था कि 10 मीटर से 6000 मीटर तक है, जिसको आप 6 किलोमीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसकी लिमिटिंग एल्टीट्यूड जो है इफेक्टिव टारगेट तक पहुंचने के लिए, ये 3.5 किलोमीटर तक का डिस्ट्रक्शन कर सकता है, ठीक है, ईगला एस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ये थोड़ा सा भारी होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा भारी होता है, और इसका जो पावरफुल वारहेड होता है, ये खास करके देखिएगा, और इसकी कैपेबिलिटीज भी बहुत खतरनाक होती हैं। कॉन्टैक्ट होता है, टाइम फ्यूज फॉर इंक्रीज्ड अटैक रेंज, ठीक है। द वार हेड इज है हाई हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेशंस, जिसको एच फ्रैग बोलते हैं, हाईली एक्सप्लोसिव होता है, मतलब ये जो वार हेड होता है वो हाईली एक्सप्लोसिव, बहुत विस्फोटक होता है। और इसका वेट कितना होता है, तकरीबन 2.5 किलो, जैसे सनी देओल बोलते हैं कि 2.5 किलो का हाथ, तो ये 2.5 किलो का इसका वारहेड होता है, ठीक है। और यह गाइडेंस इज होमिंग वाया इंफ्रारेड, इंफ्रारेड से ये गाइडेंस प्राप्त करता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही खतरनाक एक इग्लास सिस्टम है, जो कि भारतीय सेना प्रणाली में शामिल किया जा रहा है, रसिया के द्वारा इसको बनाया गया था। और आपको पता ही है कि रसिया हथियार बनाने में बहुत आगे है, ठीक है, और भारत का मित्र भी है, तो भारत बहुत अच्छे से उसकी मदद लेता है, ठीक है। ये तो आपका पूरा रशियन डिफेंस सिस्टम हो गया, ठीक है। अब आप थोड़ा समझिए मामला, एक दूसरा मामला ये है कि भारत ने 2016 में एम्बुलेंस जो है सर्विस गिफ्ट की थी। भारत ने 2016 में श्रीलंका को एम्बुलेंस सर्विस गिफ्ट की थी, जिसकी स्थिति इस समय थोड़ी सी खस्ता चल रही है, ठीक है, उसकी हालत थोड़ी खस्ता चल रही है, उसी बारे में पूरा क्या कहते हैं आर्टिकल दिया गया है, इसको समझिएगा। एन इंडिया गिफ्टेड फ्री एम्बुलेंस सर्विस इन श्रीलंका प्रोवाइडिंग वाइटल प्री हॉस्पिटल इमरजेंसी केयर अक्रॉस द आइसलैंड फॉर 8 years अपीयर्स टू बी नीड ऑफ क्रिटिकल सपोर्ट, मतलब उसको अब जरूरत हो गई, उसको सपोर्ट की जरूरत है, बहुत बुरी स्थिति में, बहुत बुरी हालत में, ठीक है। अब एक केस हो गया था, जल्दी एक केस आपने देखा होगा ट्विटर पर, एक मामला आया था जिसमें एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर यासुनी मनिकेज, जो किसी कोलंबो बेस्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करती हैं। तो हुआ क्या कि एक व्यक्ति था 51 साल का, जो अचानक मर गया, और इन्होंने फोन किया था इसके एक सर्विस है यहाँ की, क्या कहते हैं, श्रीलंका में एक बहुत ही फेमस एम्बुलेंस सर्विस है, जिसको सुवासेरिया एम्बुलेंस सर्विस कहते हैं, जिसको 1990, इसका नाम ही है 1990 सुवासेरिया, ठीक है। इसको कॉल किया तो कोई रिस्पांस नहीं मिला इन्हें, और इस वजह से इस व्यक्ति की जो है डेथ हो गई, ठीक है।
उन्होंने कहा कि हम इसको समय पर बचा नहीं सके। तो जो फंडिंग है सुभाष एरिया 1990 की 1990 की सुभाष एरिया 1990 की, वो फंडिंग रुक चुकी है। वो बड़ी समस्या में, वैसे भी श्रीलंका की इकोनॉमी इस समय बहुत अच्छी अवस्था में नहीं है। तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने बोला भी कि ये ऐसी सर्विस है जिसको इतना अभी हम इसकी तरफ इतना झुकाव नहीं रख सकते, क्योंकि हमारी भी इकोनॉमी धीरे धीरे करके स्टेबल हो रही है। तो मामला ये था कि ये जो सर्विस है एम्बुलेंस सर्विस, जिसको भारत ने 2016 में गिफ्ट किया था, ठीक है, वो अब खस्ता हालत में है। ठीक है, अब उसको जरूरत है कि उसको सपोर्ट मिलना चाहिए। ठीक है, ये 2000 ये सिस्टम, ये जो एम्बुलेंस सर्विस है सुबह एरिया 1990 सर्विस, ये जुलाई 2016 में लॉन्च हुई थी। भारत ने $7.56 मिलियन जो है दिया था जो है श्रीलंका को। उसके बाद भी भारत ने फिर बाद में जाकर $15.09 मिलियन की मदद की, जिससे कि बहुत ही अच्छा काम कर रही थी। ये जो एम्बुलेंस सर्विस है ये श्रीलंका में बहुत अच्छा काम कर रही थी। लेकिन हुआ क्या कि फंडिंग की वजह से, पैसे की कमी की वजह से ये अब उतना अच्छा काम नहीं कर पा रही है। ठीक है, ये पूरा आपका मामला है। ठीक है, ये आर्टिकल का। अब चलिए थोड़ा सा इंडिया और श्रीलंका के रिलेशनशिप पर बातचीत कर लेते हैं। अब भारत और श्रीलंका के बीच जो रिलेशन है, इंटरनेशनल रिलेशन के थ्रू इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, इंडिया और श्रीलंका का जो रिलेशन है वो बहुत काफी लंबा है, काफी पुराना रिलेशन है, जिसमें आप सांस्कृतिक रिलेशन समझ सकते हैं, धार्मिक और ट्रेड टाइज डेटिंग बैक टू एंशियंट टाइम, मतलब पुराने समय से ही। आपने अशोक का नाम सुना होगा, आपने सुना होगा अशोक ने अपने टाइम पर धम्म के प्रचार के लिए धम्म के प्रचार के लिए अपनी बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ठीक है, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है कि उन्होंने अपने बेटी को श्रीलंका भेजा था धर्म के प्रचार के लिए। ठीक है, तो भारत और श्रीलंका के बीच जो रिलेशन है वो काफी पुराना है। ठीक है, देर आर स्ट्रॉन्ग कल्चरल टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज। जो हमारे बीच में सांस्कृतिक संबंध है वो भी समझते हैं। अब रामायण की ही बात कर लीजिए, बड़े चाव से हम लोग रामायण देखते थे बचपन में अपने रामानंद सागर की। तो अगर रामायण की भी बात करेंगे तो राम कहाँ के थे? राम थे भारत के। और रावण कहाँ का था? रावण था श्रीलंका का। ठीक है, साउथ इंडिया में आप देखेंगे, साउथ इंडिया में जो है रावण की जो है पूजा होती है, एक प्रकार से उसको अपना राजा माना जाता है। ठीक है, तो ये पूरा मामला है। रामायण से भी हमारा बड़ा गहरा नाता है, और इससे श्रीलंका से हमारा जो रिलेशन है वो और पुराना और बहुत ज्यादा गहरा हो जाता है। ठीक है, और भारत की बहुत पुरानी विरासतें खास करके भारत श्रीलंका से जुड़ी हुई हैं। और जो बुद्धिज्म है, खास करके बौद्ध धर्म, वो मूलतः पैदा तो भारत से हुआ है। ओरिजिनली कहाँ से पैदा हुआ है? बुद्धिज्म जो है भारत से पैदा हुआ है, आपको पता है। बोध गया भारत में है, बोध गया बिहार, जहाँ पर बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। सारनाथ एक जगह है। ठीक है, सारनाथ में पहला जो है उपदेश दिया था बुद्ध जी ने, जिसको हम बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, तो ये बुद्धिज्म एक प्रकार से बेसिकली देखा जाए तो वो भारत से ही पैदा हुआ है। लेकिन श्रीलंका में अगर देखेंगे, भारत से बेहतरीन स्थिति में श्रीलंका में आपको बुद्धिज्म मिलेगा। ठीक है, और इम्पोर्टेंट रिलीजन इन श्रीलंका। ठीक है, एक बहुत महत्वपूर्ण धर्म जो है श्रीलंका का है। अब थोड़ा सा फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात कर लेते हैं। भारत ने किस प्रकार से वित्तीय रूप से बहुत बार जो है श्रीलंका की सहायता की थी। ठीक है, इंडिया प्रोवाइडेड अप्रोक्सीमेटली $4 billion worth of aid to Sri Lanka during an unprecedented economic crisis, which was crucial for the country to survive the crisis। एक बार श्रीलंका में जब बहुत भयंकर आर्थिक संकट आया था, उस टाइम पर भारत ने तकरीबन $4 बिलियन जो है श्रीलंका को सहायता प्रदान की थी। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे मौके आए जब भारत ने श्रीलंका की मदद की। ठीक है, अभी आप देखेंगे अगर हेल्थ सेक्टर की बात करें, आपको भरोसा नहीं होगा, हेल्थ सेक्टर में जो श्रीलंका है ना, हेल्थ सेक्टर में श्रीलंका भारत से ज्यादा अपने जीडीपी का हिस्सा खर्च करता है। ये एक बहुत आश्चर्यजनक बात मैं आपको बता रहा हूँ। अभी एक दिन पहले ही जो है द हिंदू में आप पढ़े होंगे मैंने बताया था कि श्रीलंका जो है वो भारत से ज्यादा अपने हेल्थ सेक्टर में जीडीपी का अपना पैसा खर्च करता है। ठीक है, ये बात समझिएगा। अब श्रीलंका एक कैटास्ट्रॉफिक फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझा, बहुत ही भयंकर फाइनेंशियल क्राइसिस हुई श्रीलंका में 2022 में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ, since its independence from Britain in 1948, due to severe
सीवियर, ये शब्द गलत लिख दिया है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, मतलब बहुत कमी हो गई थी फॉरेन रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज जिसको फॉरेक्स रिजर्व आप बोलते हैं, फॉरेक्स रिजर्व की भयंकर कमी हो गई थी श्रीलंका में, बहुत भयंकर। अभी आप देखेंगे चाइना जो श्रीलंका का हम्बन टोटा बंदरगाह है, वो उसको लीज पर लिया था चाइना ने, ठीक है। क्यों? क्योंकि चाइना ने श्रीलंका को इतना पैसा दे दिया कि चाइना श्रीलंका की इकोनॉमी लगभग मान लीजिए कोलैप्स कर गई, ठीक है, ये स्थिति थी। तो भारत हर अवस्था में जो है श्रीलंका की मदद करता है, ठीक है। अब इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एग्रीमेंट, भारत और श्रीलंका के बीच में जो इकोनॉमिकल एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ है उसके बारे में समझिएगा। बोथ कंट्रीज आर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ EDCA टू इंटीग्रेट दियर इकोनॉमीज एंड फोस्टर डेवलपमेंट, अपने विकास और इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए दोनों देशों के बीच में EDCA एग्रीमेंट हुआ, ठीक है। इंडिया इज श्रीलंका थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, मतलब जो ये भारत है, भारत जो है वो श्रीलंका का तीसरा सबसे बड़ा एक प्रकार से निर्यातक है, ठीक है। निर्यातक का मतलब श्रीलंका अपना सारा प्रोडक्ट जहां बेचता है उसमें तीसरे नंबर पर इंडिया है, ये बात समझिएगा। तो भारत जो है श्रीलंका के लिए एक बड़ा बाजार भी है, बहुत बड़ा मार्केट है, और भारत की जनसंख्या जिस तरीके से एक 1.5 बिलियन के करीब में है, लगभग 140 करोड़ से ऊपर लोग हैं, तो श्रीलंका के लिए बहुत बड़े मार्केट का काम करता है, ठीक है। मोर देन 60% of the more than 60% of the Sri Lanka export enjoy the benefits of India Sri Lanka free trade agreement, मतलब कि 60% ज्यादा ऐसे एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स हैं जिसमें श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फायदा उठाते हैं, ठीक है। और भारत क्या है, इंडिया इज आल्सो मेजर इन्वेस्टर इन श्रीलंका, भारत जो है श्रीलंका में बहुत बड़ा निवेशक भी है, ये भी समझिएगा, ठीक है। और FDI के मामले में इंडिया अमाउंटेड टू अराउंड 1.7 बिलियन US डॉलर ओवर द ईयर्स फ्रॉम 2005 टू 2019, मतलब 2005 से 2019 के बीच में इंडिया ने श्रीलंका को FDI के रूप में तकरीबन 1.7 बिलियन डॉलर्स दिए, ठीक है। ये आप समझिएगा कि भारत किस तरीके से श्रीलंका की फाइनेंशियल लेवल पर भी बहुत ज्यादा मदद करता है, ठीक है। और भारत और श्रीलंका के बीच जो डिफेंस रिलेशन है उसमें समझिएगा, भारत मित्र शक्ति एक एक्सरसाइज है भारत की, वो भारत और श्रीलंका के बीच में होती है। आप समझिएगा बहुत बार ये एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन पूछा गया कि मित्र शक्ति भारत और किसके बीच में होता है। और दूसरा एक नेवल एक्सरसाइज होती है भारत और श्रीलंका की, एक नेवल एक्सरसाइज है जिसको स्लाइनेक्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम इसे? स्लाइनेक्स बोलते हैं। ये भी भारत और श्रीलंका के बीच होती है, ठीक है। और टूरिज्म के मामले में देखेंगे तो 2022 में इंडिया वॉज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ टूरिस्ट फॉर श्रीलंका विथ ओवर तकरीबन 1 लाख टूरिस्ट गए थे 2022 में, ये बात समझिएगा। तो श्रीलंका में जो टूरिज्म है उसमें भी भारत का योगदान है, भारत के लोग अक्सर श्रीलंका जाते हैं घूमने। श्रीलंका एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत खूबसूरत स्थान है, चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ एक देश है। जैसे भारत अभी आपको दिखाते हैं मैप में, आप देखिएगा भारत ये है, ठीक है, और श्रीलंका ये। तो एक प्रकार से देखेंगे तो चारों तरफ से जो है समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है, एक पत्ती की तरह, एक जल की बूंद की तरह है, चारों तरफ इंडियन ओशियन से घिरा हुआ है। तो एक बढ़िया, एक बेहतरीन टूरिज्म प्लेस है जो है घूमने के लिए। तो भारत से अधिकतर बहुत सारे टूरिस्ट जो है जाते हैं श्रीलंका, और श्रीलंका की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान देते हैं, ठीक है। आप समझिएगा, व्हाट आर द चैलेंजेस इन इंडिया श्रीलंका रिलेशन, भारत और श्रीलंका के बीच जो रिलेशंस हैं उनके बीच बहुत सारी समस्याएं हैं, चैलेंजेस हैं, उनको देखिएगा। एक तो कच्छा द्वीपु आइसलैंड डिस्प्यूट भी बहुत बड़ा है। कच्छा द्वीपु आइसलैंड विवाद जो भारत और श्रीलंका के बीच, एक बार ये सवाल पूछा भी गया था कि कच्छा द्वीपु विवाद किसके बीच में हुआ था। तो ये अक्सर सवाल आता है, भारत और श्रीलंका के बीच ऐसे विवाद देखे गए हैं, ठीक है। अब इसमें मामला क्या है ये जो कच्छतीवु आइसलैंड है, ये पाक स्ट्रेट और इंडिया पाक स्ट्रेट में है। पाक स्ट्रेट एक बीच में जगह है, यहीं इसके बीच में एक जगह है जिसको हम बोलते हैं पाक स्ट्रेट। आपको विश्वास नहीं होगा, ये भी एक बार सवाल पूछा गया है कि पाक स्ट्रेट कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो पाक स्ट्रेट में ही कच्छाद्वीप लोकेट है, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में है, ठीक है। तो हुआ क्या, 1974 में एक एग्रीमेंट हुआ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका, मतलब भारत और श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर है उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, किसके लेकर के,
कच्छादीवु को, जिसमें माना गया कि यह श्रीलंका का टेरिटोरी है। ठीक, ये समझिएगा। री री रिकॉग्नाइज्ड कच्छादीवु एज अ पार्ट ऑफ श्रीलंका टेरिटोरी, अल्टरिंग इट्स ऑनरशिप। ठीक है। अब हुआ क्या, इस हिस्टोरिकल यूज का इस्तेमाल करते हुए, इस हिस्टोरिकल एग्रीमेंट का इस्तेमाल करते हुए, जो फिशरमैन हैं दोनों कंट्री के, वो क्या करते हैं, मेन समस्या क्या है कि भारत के फिशरमैन जो मछली मारने वाले हैं, वो अक्सर क्या करते हैं, वो मछली मारने के चक्कर में, फिशिंग करने के चक्कर में आगे बढ़ते बढ़ते वो अक्सर श्रीलंका की टेरिटोरी में एंट्री कर जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। और अक्सर क्या होता है, श्रीलंकन पुलिस, श्रीलंकन समुद्री पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है। भाई जगह ही इतनी कम है, उसको बताया क्या जाए, इतनी कम जगह है कि वो पता ही नहीं चलता। ठीक है, ये पूरा मामला है। तो उससे क्या हुआ, तो उसके बाद ए सप्लीमेंट्री पैक्ट इन 1976 डिफाइंड मैरीटाइम बाउंड्रीज, 1976 में एक मैरीटाइम एक्ट जो है पास किया गया, जिससे क्या हुआ, जिससे उनके बीच की बाउंड्री को डिफाइन किया गया। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच की जो बाउंड्री थी, उसको क्या किया गया, उसको डिफाइन किया गया। ठीक है, क्योंकि वही मैं बता रहा हूँ कि जो भारत के फिशरमैन या जो मछली मारने वाले, वो अक्सर फिशिंग करते करते वो कब श्रीलंका की टेरिटोरी में एंट्री कर जाते हैं, उसका पता नहीं चलता है। ठीक है, उससे क्या हुआ, उससे एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए। ठीक है, और इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शन, एक दूसरे पर क्या किया गया, रेस्ट्रिक्शन रखा गया, और फिशिंग एक्टिविटीज विदाउट एक्सप्लिसिट परमिशन, बिना एक्सप्लिसिट परमिशन के जो फिशिंग एक्टिविटीज है भारत और श्रीलंका के बीच, जो मध्य जो जगह है, वहां पर बिना परमिशन के आप फिशिंग भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये पूरा मामला है, और ये दोनों के बीच का विवाद है। ठीक है, अब फिशरीज डिस्प्यूट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो भारत के वो हैं मछली मछुआरे जो हैं, खास करके जो भारत के मछुआरे हैं, वो मछली मारते मारते पहुंच जाते हैं श्रीलंका की टेरिटोरी में, उसके इकोनॉमिक जोन में पहुंच जाते हैं, तो अक्सर जो है ये लड़ाई होती रहती है। ठीक है, तो ये लड़ाई कहाँ होगी, पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार में। ठीक है, इंडियन फिशरमैन हैव ऑफन बीन अरेस्टेड बाई श्रीलंकन अथॉरिटीज फॉर इलीगली क्रॉसिंग द मैरीटाइम बाउंड्री, मतलब मैरीटाइम बाउंड्री क्रॉस करने के लिए उनको अक्सर क्या कर लिया जाता है, इलीगल फिशिंग के मामले में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और इससे भारत और श्रीलंका के बीच में अक्सर जो है विवाद उत्पन्न होता है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा विवाद का कारण है। मामला बड़ा छोटा सा है, लेकिन विवाद बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, और जब से चाइना का इन्फ्लुएंस हुआ है श्रीलंका पर, जब से चाइना का इन्फ्लुएंस श्रीलंका पर हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है कि श्रीलंका का भी जो है झुकाव चाइना की तरफ है, तो उससे भी एक अलग ही जो है टेंशन भारत और श्रीलंका के बीच में डेवलप होती है। ठीक है, जैसे चाइना क्या करता है, चाइना बहुत सारी मदद करता है आर्थिक रूप से, चाइना की रणनीति बहुत खतरनाक है, कोई उसको समझ नहीं पाता। जैसे आज के जमाने में चाइना क्या करता है, इतना चालाक है चाइना, चाइना क्या करता है, सबको इकोनॉमिक असिस्टेंस देता है। ठीक है, क्या करता है, इकोनॉमिक असिस्टेंस दे देता है, मतलब आर्थिक रूप से इतना मदद कर देगा, इतना मदद कर देगा कि सामने वाला देश उनके आगे झुक जाएगा, और जब सामने वाला देश उनके आगे झुक जाएगा, तो फिर कोई विकल्प बचेगा नहीं, और अंततः क्या कर लेता है चाइना, डॉलराइजेशन की नीति अपनाता है। आपको शायद एक शब्द पता नहीं है, डॉलराइजेशन, डॉलरीकरण इसको बोलते हैं, इसको नव साम्राज्यवाद आप बोल सकते हैं, न्यू इंपीरियलिज्म। इसमें दिखाई तो नहीं पड़ता है, परंतु वो साम्राज्यवाद एक प्रकार से फैला देता है चाइना अन्य देशों में, खास करके अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत अच्छे से हो रहा है। ठीक है, तो चाइना का जो इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस श्रीलंका पर पड़ता है, उसका भी कहीं ना कहीं भारत और श्रीलंका के रिलेशंस पर असर पड़ता है। जैसे कि मैंने इससे पहले ही बताया था कि चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया था इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, मतलब बहुत सारे श्रीलंकन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में चाइना ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद हम्बनटोटा पोर्ट को लीज पर लिया। ठीक है, तो ये भारत के लिए थोड़ी सी चिंता का विषय है कि भारत के इतने, एक तो भारत जो है, भारत जो देश है, अगर मान लो भारत को हम ये भारत मान लिया जाए, तो भारत के ऊपर तो चाइना विराजमान है, अब नीचे से भी अगर चाइना का असर होगा भारत पर, एक तो ऊपर से विराजमान ऑलरेडी है, नीचे से श्रीलंका के थ्रू अगर भारत में एंट्री करना चाहे, भारत के समुद्री किनारों पर अगर वो अपना अधिकार जमाना चाहे, तो भारत के लिए तो चिंता का विषय है। खास करके भारत और श्रीलंका के बीच जो रिलेशन है, उसके बारे में भी ये बहुत बड़ी चिंता का विषय हो सकता है। ठीक है, ये पूरा मामला है भारत और श्रीलंका के बीच रिलेशन का। ठीक है, अब श्रीलंका 2023 में क्या हुआ, श्रीलंका ने एक एग्रीमेंट किया
एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना से, ठीक है, टू कवर अबाउट 4.2 बिलियन ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग डेब्ट। ठीक है, ये मामला है कि एग्रीमेंट हुआ है श्रीलंका और चाइना के बीच में, तो वो क्या करेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना टू कवर अबाउट यूएसडी 4.2 बिलियन ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग डेब्ट। और चाइना ने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट जो है साउथ एशिया कमर्शियल और लॉजिस्टिक हब में भी जो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए हैं, जैसे कि कोलंबो पोर्ट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जो चाइना के एक मर्चेंट पोर्ट होल्डिंग्स हैं, फाक्सियन चैरिटी प्रोजेक्ट है, इन्वॉल्व डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड रेशंस एंड ऑफरिंग एड टू वल्नरेबल कम्युनिटीज इन श्रीलंका। श्रीलंका की जो सुभेद्य समुदाय हैं, वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं, उनको भी बहुत सारी मदद चाइना प्रदान करता है। हालांकि श्रीलंका ये समझ नहीं पाता, कभी भी कोई देश ये नहीं समझ पाया कि चाइना कितना खतरनाक नव साम्राज्यवादी विचारधारा अपनाता है। वो भी विचारधारा इस तरीके से घेर लेती है, वो पता भी नहीं चलता। बंदरबाट एक प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, मतलब इसमें वही है कि जिसको आप समझ रहे हैं कि बंटवारा कर रहा है और वही पूरा हिस्सा खा के निकल लेता है, और ये उनको कभी नहीं समझ में आएगा। चलिए आज का जो लास्ट आर्टिकल है उसके बारे में समझते हैं। इसमें बस इतना ही मामला ही समझाया गया है कि किस तरीके से मोटापा जो है, मोटापे की वजह से आप एक प्रकार से कोलोरेक्टल कैंसर से प्रभावित हो सकते हैं। बहुत भयंकर एक असर पड़ सकता है आपके लाइफ पर। बस इतना ही मामला है, इसको ही समझना है। ठीक है, तो चलिए इसको जल्दी समझ लेते हैं। मोटापा की जो समस्या है उसके बारे में थोड़ी जानकारी चलिए ले लेते हैं। देखिए 2022 में एक लैंसेट रिपोर्ट आई थी, उसमें ये बताया गया था कि जो एस्टिमेटेड परसेंटेज ऑफ ओबीज, मतलब मोटे जो महिलाएं और लोग हैं, उनका जो परसेंटेज है वो तकरीबन 9.8% है, और जो पुरुष हैं उनका परसेंटेज कितना है, 5.4%। मतलब दुनिया में जो मोटे लोग हैं उनका परसेंटेज है ये तकरीबन 9.8% महिलाएं हैं और 5.4% पुरुष हैं, जो कि बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब मोटापे से समस्याएं बहुत सारी आ सकती हैं। अगर आप आदमी मोटापे का शिकार हो जाए तो वो हृदय रोग हो सकता है, ठीक है, हार्ट डिजीज हो सकता है, ठीक है, डायबिटिक समस्याएं आ सकती हैं, डायबिटिक प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रोक की समस्याएं आ सकती हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं खास करके। ठीक है, आप हाइपरटेंशन भी उसको ऐड कर सकते हैं। तो एक गंभीर समस्या इसमें सामने आ रही है कोलोरेक्टल कैंसर, सॉरी कोलोरेक्टल कैंसर की, जो पाचन तंत्र के निचले हिस्से में, जैसे मान लीजिए आपका ये ऐसे करके पाचन तंत्र होता है ना, ऐसे करके, तो इसका जो निचला हिस्सा यहाँ होता है जिसको हम कोलोन या रेक्टम बोलते हैं, बड़ी आंत का लार्ज इंटेस्टाइन का कोलन या रेक्टम वाला हिस्सा, वहीं पर कैंसर हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं कोलोरेक्टल कैंसर। ठीक है, तो इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं सीआरसी। तो सीआरसी पेशेंट अक्सर करके यंग लोग हो रहे हैं। ठीक है, यंग लोग जो मोटापे का शिकार हो जाते हैं, अक्सर उनको कोलोरेक्टल जो कैंसर की समस्या होती है। भारत में हालांकि ऐसे केसेस थोड़े कम मात्रा में है। ठीक है, और समझिएगा जो रिस्क होता है, जो रिस्क का मामला है आप समझिएगा, साइंस एडवांस नामक एक पत्रिका है, बोल रही है जरूरी नहीं है कि केवल मोटे लोगों में ही ये कोलोरेक्टल कैंसर हो। वो अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करता है। जो कोलोरेक्टल कैंसर होता है वो जरूरी नहीं कि मोटे लोगों में हो। ठीक है, बस इतना समझिएगा जो रिस्क होता है कोलोरेक्टल कैंसर का, वो जनरली मोटे लोगों में होता है, और ऐसे लोग जो लंबे हैं और उनका सेंट्रल वाला हिस्सा, मतलब पेट का जो हिस्सा है वो मोटा है, मतलब कि एक प्रकार समझिए उनका पेट अधिक निकला हुआ है, तो वहां पर ये समस्याएं आती हैं। और एक और रिसर्च हुई, उसमें ये बताएगा कि हम कैसे ये समझें क्या रिस्क हो सकता है, खतरा कैसे हो सकता है। तो रिस्क असेसमेंट करना, खतरे का पता लगाना कि कोलोरेक्टल कैंसर किसमें ज्यादा होगा, तो उसको पता लगाने के लिए बॉडी शेप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब किसी व्यक्ति का शरीर किस शेप में है, कि मतलब पेट पेट ज्यादा निकला है कि कमर पर उसके फैट बहुत ज्यादा है, कहाँ पर उसका फैट है, उसको हम बोलते हैं बॉडी शेप। तो उसका बॉडी शेप किस प्रकार का है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय बॉडी मास इंडेक्स के, क्योंकि बॉडी मास इंडेक्स से ये पता नहीं चलता है कि आपके किस हिस्से में कितना फैट है। ठीक है, और बॉडी शेप से पता चल जाता है कि किस हिस्से पर, जैसे कि वेस्ट पर कई बार बहुत ज्यादा फैट होता है, वेस्ट पर फैट होता है, हिप पर फैट होता है। ठीक है, तो इसलिए हम कई बार वेस्ट टू हिप रेशियो निकालते हैं, इसको हम बोलते हैं वेस्ट टू हिप रेशियो। कई बार ऐसा रेशियो हम निकालते हैं पता लगाने के लिए
फैट का तो बॉडी मास इंडेक्स जो है वो हमारी हेल्दीनेस को बताता है कि हम कितने हेल्दी है, मतलब हमारा शरीर की जो लंबाई है उससे हमारा फैट का जो रेशियो कितना बन रहा है, तो इसका हम निकालते हैं kg/m²। ठीक है, तो जो जिसका बॉडी मास इंडेक्स 30 होता है, जिस व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स 30 है, इसका मतलब वो क्या है, ओवर वेट है, मतलब वेट उसका बहुत ज्यादा है। और 18 से 18.9 के करीब में जिसका बॉडी मास इंडेक्स आता है उसको हम हेल्दी मानते हैं। ठीक है, और 25 के ऊपर जाने लग रहा है तो समझ लीजिए आप ओवरवेट के शिकार हैं। ठीक है, ये मामला है पूरा। आगे देखिएगा। तो आज के लिए जो भी आर्टिकल था उसकी में बस इतना ही आपके लिए। थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़ने के लिए। ठीक है, एक बार फिर से आप लोगों के लिए हाजिर होंगे अगले क्लास में, अगले सेशन में। तो उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और कई लोगों तक इसको पहुंचाएं, जिससे कि करंट अफेयर की क्लासेस उनको भी मिल सके। थैंक यू।